गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना नया टॉपिक लेकर चल रहे हैं द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज या युग कब शुरू हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये युग शुरुआत तौर पर हम देखें तो पुराने चैप्टर से जुड़ते हुए ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआत में उस समय के दौरान औद्योगिक निर्माण होने लगे होंगे, किस तरीके से ये क्रांतियाँ औद्योगिक निर्माण का कारक बनी होंगी। इन चीज़ों को देखते हुए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये समझ सकते हैं कि उस समय के दौरान पर किस तरीके से ये आई होगी। साथ ही हम अपनी पहली पेंटिंग को देखते हैं जो इसमें दिखाई गई है। आप देख सकते हैं ये पहली पेंटिंग दिखा रही है डॉन ऑफ द सेंचुरी के रूप में ईटी पॉल म्यूजियम कंपनी न्यूयॉर्क अमेरिका एवं इंग्लैंड द्वारा यह बनाई गई है 1900 के आसपास, जो हमें उस समय के युग के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है कि उस समय के दौरान हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से शुरू हुआ और किस तरीके से पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ता हुआ चले गया। आप देख सकते हैं इस फिगर को, किस तरीके से ये फिगर दिखाई गई है। इसमें 1900 के आसपास ये ईटी पॉल म्यूजियम कंपनी ने संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर यह तस्वीर बनाई गई थी। इसकी बाइंडिंग पर यह तस्वीर, इसकी कवर पेज पर यह तस्वीर अनाउंस करती थी कि डॉन ऑफ द सेंचुरी, की नई सदी का उदय हो गया है। नई सदी का उदय होते हुए इस पिक्चर को दिखाया गया था। मतलब कि जो एज ऑफ रिवॉल्यूशन है या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यह एक नई सदी के बारे में इंडिकेट करता है। यह बताता है कि ये जो नया युग है यह पूरी तरीके से इंडस्ट्री से रिलेटेड है और इसके कारण चीज़ों में तेजी से बदलाव आती जा रही है। As you can see from the illustration, at the center of the picture is the goddess-like figure, the angel of the prostrate, bring the flag of the new country. और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सबसे बीच में इसमें फिगर दिखाई गई है यह एक गोडेस लाइक फिगर को दिखाती है। यह एक गोडेस लाइक पिक्चर को दिखा रही है जिसमें यह दिखाया गया है कि यह बंदी जो है या फिर ये पर्सन जो है बिल्कुल एंजल की तरह है और यह एक फ्लैग लिए हुए है जो न्यू कंट्री को दिखाता है। मतलब कि एक नए निर्माण को दिखाता है, एक नई भावना को दिखाता है कि किस तरीके से पुनर्जन्म हो रहा है हर एक कंट्री का एक नए युग के लिए। से जेंटली प्रेच ऑफ ने व्हील विद विंग सिंबलिंग टाइम। साथ ही साथ यह ध्वज लिए हुए जो एंजल दिखाई गई है वह अपने पाँवों को एक पहिए पे टिकाए हुए है और साथ ही इसके पंख लगे हुए हैं। इसके अलावा हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, यह हमें फ्यूचर की ओर लेकर जा रही है। मतलब कि जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण जो है, हमें कुल मिलाकर फ्यूचर की ओर लेकर जा रहा है, यह देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि फ्लोटिंग अबाउट बिहाइंड हर द साइन ऑफ द प्रोग्रेस, रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इसके पीछे जो फिगर दिखाई गई है, जो ये एंजल दिखाई गई है, इसके पीछे कुछ खास फिगर दिखाई गई हैं और ये फिगर प्रिंटिंग प्रेस की है, कैमरा की है, इसके अलावा मशीनों की है और इसके अलावा कारखाने और रेलवे की है, जो दिखाती है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण कितना बदलाव होता जा रहा है, कितना बड़ा विख्यात रूप से बदलाव होने वाला है। इन चीज़ों को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ द machine and technology is even more marked in a picture which appeared on the page of the trade magazine over 100 years ago। कि यहाँ पर हम चित्र 2 को भी देख सकते हैं जो पीछे की ओर दिखाया गया है। ये एक मैगजीन का चित्र है जो पब्लिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यह मैगजीन किस तरीके से चीज़ों को पब्लिश करने की कोशिश कर रही है। यह चीज़ों को पब्लिश करते हुए दिखा रही है कि 2 जादूगर हैं जो अपने अपने तरीके से इंलैंड प्रिंटर्स द्वारा प्रकाशित 26 जनवरी 1901 की चीज़ों को दिखा रही हैं। आइए जानते हैं ये किस तरीके से चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं।
मुख्य रूप से यह एक व्यापारिक पत्रिका है, यह एक ट्रेड नॉवेल्स या ट्रेड मैगजीन है जो लगभग 100 साल पहले आज से पब्लिश की गई थी या छपी थी। इट शोड टू मैजिशियन, यह दो जादूगरों को दिखाता है, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं दो पर्टिकुलर मैजिशियंस को दिखाता है। द वन ऑफ द टॉप ऑफ द अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ट ए ब्यूटीफुल पैलेस विद हिज। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर पर हम अलादीन को देख रहे हैं। अलादीन को आपने अपनी कहानियों में सुना भी होगा कि किस तरीके से वह मैजिक लैंप लिए हुए है और अपने लिए पैलेस का निर्माण कर रहा है। यह देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह मैजिक लैंप की सहायता से उस चीज का निर्माण कर रहा है। उसी तरीके से जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये हमारे लिए मैजिक लैंप की तरह है, जो भी हम इससे मांगते हैं वह निर्माण करती चली जाती है। उसी चीज को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कह रहा है हु विद द मॉडर्न टूल्स वेव्स ए न्यू मशीन। इसके अलावा दूसरा बंदा एक नई मशीन लिए हुए है और यह मशीन दिखा रही है पर्टिकुलर उस समय के लोगों को या फिर उस समय के मैकेनिज्म को कि किस तरीके से औजारों के रूप में वह चीजों को रच रहा है, या औजारों या मशीनों की मदद से वह चीजों को का निर्माण कर रहा है। मॉडर्न टूल्स की मदद से वह ब्रिज बना रहा है, शिप बना रहा है, टावर बना रहा है और हाई रेंज की बहुत सारी बिल्डिंगें बना रहा है। अलादीन जिस तरीके से शो कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ईस्ट और के ओर में, हम देखते हैं पूरब के अतीत का एक प्रतीक है जहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में समझते आ रहे हैं या फिर सुनते आ रहे हैं। जिससे एक कहानी के रूप में हमने ले लिया है। हमने अलादीन की कहानी अपनी माता पिता से या फिर अपने पड़ोस में बहुत सारे लोगों से सुनी है कि उस बंदे के पास एक मैजिक लैंप हुआ करता था और वह उसे घिसता था, उससे जिन निकलता था और वह चीज़ों का निर्माण करता था। बिल्कुल उसी तरीके से आज मैकेनिज्म या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन पश्चिम की आधुनिकता या वेस्ट की मॉडर्निटी को दर्शाता है, या फिर उसी तरीके से बिल्कुल चीज़ों का निर्माण करता हुआ चल रहा है या उन्हें लेके चल रहा है। These images offer us the triumphant account of the modern world। यह तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा को कहती हैं और दर्शाती हैं कि उस समय के दौरान किस तरह के बदलाव आए होंगे। With this account, the modern world is associated with the rapid technology change and innovation, machine and factories, railway and stamp। इसके अलावा हम देखते हैं कि कितनी चीज़ों में बदलाव उस समय के दौरान आए। उस समय के दौरान आने वाले इन बदलावों ने किस तरीके से चीज़ों को बदल कर रख दिया। इसने विश्व में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बदलते हुए चीज़ों को लाकर आपके सामने रखा, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की खोज की, मशीनों का निर्माण किया, फैक्ट्रियों का निर्माण किया, रेलवे का निर्माण किया और स्टैम्प शिपों का निर्माण करते हुए या फिर वाष्प पोतों का निर्माण करते हुए, वाष्प से चलने वाले इंजनों के द्वारा, स्टीम द्वारा चलने वाले शिपों का निर्माण करते हुए चीज़ों को लेकर चला। द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन टच बिकम सिंपली ए स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट। और यह इतिहास कहीं ना कहीं हमें नए तरह के भविष्य को लेकर चलने की प्रेरणा देता है और डेवलपमेंट को दिखाता है। एंड द मॉडर्न एज अपीयर्स एज ए वंडरफुल टाइम ऑफ द टेक्नोलॉजी प्रोसेस। और साथ ही यह प्रोसेस में लाता है चीज़ों को कि किस तरीके से हम लेकर चल सकते हैं इतिहास में इंडस्ट्रियलाइजेशन को। तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड को एक तरीके से बिल्कुल मैजिशियन के उस लैंप की तरह देखा या फिर अलादीन के उस चिराग की तरह देखा जो चीज़ों का निर्माण करता जा रहा है, बहुत तेजी से चीज़ों को डेवलप करता जा रहा है और उन चीज़ों को लेते हुए बिल्कुल ही एक नई विश्व, एक नई दुनिया का निर्माण कर रहा है। These images are associated with the become part of the popular imagination। कहीं ना कहीं ये छवियाँ हमारे मन पर छपी हुई हैं और लंबे समय से ये हमारे साथ चलती आ रही हैं। Do you not see rapid industrialization as a time of the progress of the modernity? क्या आपको नहीं लगता कि यह तेजी से होने वाला औद्योगिकरण किस तरीके से चीज़ों को चेंज करता जा रहा है, मॉडर्निटी को साथ में लेकर चल रहा है। Do you not think that the spread of the railway and factories and construction of the high-rise buildings and bridges is the sign of the society development? क्या आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ें बदलती जा रही हैं, ये चीज़ें जो रेलवे के रूप में आ रही है, फैक्ट्री के रूप में आ रही हैं या फिर कंस्ट्रक्शन के रूप में आ रही हैं,
किस तरीके से ये बहुत तेजी से विकास करती जा रही हैं, बड़ी बिल्डिंगें बना रही हैं, ब्रिज बना रही हैं, सोसाइटी का डेवलपमेंट करती जा रही हैं। हाउ हैव दीज इमेज डेवलप, ये इमेजें किस तरीके से डेवलप हो रही हैं, किन तरीके से इन चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। एंड हाउ डू वी रिलेट टू दीज आइडियाज, और कैसे हम इन आइडियाज से जुड़ते जा रहे हैं, इनके बारे में हम इस लेसन में अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन द रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से होने वाले डेवलपमेंट पर ही आधारित है, इसके बारे में जानेंगे। कैन वी टुडे कंटिन्यू टू द ग्लोरीफाई कंटिन्यूअस मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑल द वर्क। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म सभी कार्यों को लेकर चल रहा है, सभी चीज़ों को लेकर चल रहा है और इनका लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन करता जा रहा है। व्हाट इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन बाय द पीपल लिव्स, और साथ ही किस तरीके से यह औद्योगिकरण चीज़ों को लेते हुए डेवलप करते हुए लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ता जा रहा है। टू आंसर सच क्वेश्चन वी नीड टू टर्न ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और यही सभी आंसरों को जानने के लिए हम समझेंगे पूरे के पूरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, कि पर्टिकुलर उस समय के दौरान ये इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से इसने लोगों के पूरे जीवन को बदल दिया था। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द फोकसिंग फर्स्ट ऑफ द ब्रिटेन एंड द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन एंड देन इंडिया, where the pattern of the industrialization change was continuously by colonial rule। और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को कुछ इस तरीके से लेकर चलेंगे कि सबसे पहले हम इसके ब्रिटिश अध्ययन को करेंगे कि ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ था, ब्रिटेन में कैसे हुआ था, और ब्रिटेन से होता हुआ यह इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में आते हुए कैसे भारत आया था। और इस पैटर्न को साथ में लेते हुए हम इंडस्ट्रियल चेंज को समझते हुए ये चलेंगे और जानेंगे कि उपनिवेशी सरकार शासन में रहते हुए, ब्रिटिश शासन में रहते हुए भारत सरकार में किस तरीके से औद्योगिकरण अपनी नींव डाल रहा था, किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध ने सबसे रैपिड बदलाव लाए थे भारत के ग्रोथ में या भारतीय इंडस्ट्रियलाइजेशन में। जहां पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध से त्रासदी झेल रहा था, वहीं पर भारत ने उस वक्त डेवलपमेंट प्राप्त किया था। किस तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, या फिर औद्योगिक क्रांति यह क्रांति से पहले का समय किस तरह का था। आइए जानते हैं और समझते हैं। ऑल टू ऑफ्टन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्री इंडस्ट्री व्हेन वी टेक टॉक ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी refer to factory production. When we talk of industrial worker, we learn factory workers. इसके अलावा हम इसे समझते हुए चलेंगे कि किस तरीके से यह चीज़ों को लेकर चल रहा है, और इस तरीके से हम समझते हुए चल रहे हैं कि औद्योगिकरण का यह असर हमारे कारखानों के विकास को सही तरीके से जोड़ते हुए देखते हुए चल रहा है, और किस तरीके से औद्योगिक उत्पादन हमारी बातों को लेकर चल रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि फैक्ट्रियों में होने वाला यह उत्पादन किस तरीके से लोगों को लेकर चल रहा है। व्हेन वी टॉक द इंडस्ट्रियल वर्कर वी लर्न फैक्ट्री वर्कर। साथ ही साथ हम जब कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की बात करते हैं तो हम उनके बारे में समझते हैं कि वे फैक्ट्री वर्कर किस तरीके से काम करते हैं। हिस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफ्टन बीइंग विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री। और साथ ही साथ औद्योगिकरण के इतिहास में हम अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू करते हुए इसे लेते हुए चलते हैं। देयर इज द प्रॉब्लम विद द सच आइडियाज इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगन to dot the landscape in England and Europe. There was large scale industrial production for an international market। और साथ ही साथ हम इस सोच के साथ इस समस्या को भी समझते हैं, और दरअसल इंग्लैंड और यूरोप की फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले इंडस्ट्रियल राष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, यह भी देखने को मिलता है। दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, यह फैक्ट्रियों पर उस समय के दौरान बेस्ड नहीं था। मैनी हिस्ट्रियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियल एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहीं ना कहीं इतिहासकार इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जोड़ते हैं या फिर आदि औद्योगिकरण से जोड़ते हैं, और आदि औद्योगिकरण या प्रोटो वर्ड पूरी तरीके से किसी चीज की पहली प्रारंभिक अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि औद्योगिकरण में
मशीनों का यूज ना करते हुए बहुत सारे लोगों से मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन लाने की कोशिश करना एक तरीके से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्सा रहा होगा। इसे ही समझते हुए हम आगे समझते हैं, इन द 17th and 18th century merchants from the towns in Europe being moving to the countryside supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for a industrial national market। और साथ ही साथ हम 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान देखते हैं कि यूरोप के शहरों में किस तरीके से सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे और वे किसानों और कारीगरों से को पैसा देते थे और उनसे विभिन्न प्रकार की चीजें बनवाते थे। यहीं पर हमने 7th और 8th क्लास में एक लेसन, एक वर्ड पढ़ा था, गोमटाज। गोमटाज एक प्रकार के वे ऑफिसर्स हुआ करते थे जो पैसा देते थे और उनसे काम करवाया करते थे उन लोगों से। तो आपकी इस किताब में वह वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे डिनोट करते हुए चलेंगे। विद the expansion of the world trade and the acquisition of the colonies in the different part of the world, the demand for goods being growing। और साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकता था। यही वजह थी शहरों में दस्तकारी या व्यापारी अब धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इस तरह का रुख कर रहे थे। बट मर्चेंट कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद टाउन्स। These were association of the producer that trained craft persons maintain control over production। और कहीं ना कहीं ये एसोसिएशन बनाकर प्रोड्यूसर को ट्रेन करते हुए क्राफ्ट प्यूपिलों की मदद से इस प्रोडक्शन की को मेंटेन करते हुए कंट्रोल प्राप्त करना चाहते थे। इस पर रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइजेज, वे कंपटीशन और प्राइजेज को रेगुलेट करना चाहते थे। एंड रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ द न्यू पीपल इनटू द ट्रेड, और नए लोगों की व्यापार में होने वाली दखलंदाजी को पूरी तरीके से रोकना चाहते थे। रूरल ग्रांटेड डिफरेंट गाइल्ड द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और ऐसी स्थिति में शासकों ने विभिन्न प्रकार के गाइड्स को खास उत्पादकों के उत्पादन के व्यापार का अधिकार दिया था। ये गाइड्स वर्ड जो लिया गया है ये गोमटाज से ही लिया गया है। इस चीज को नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। रूरल्स गारंटीड डिफरेंट गाइड्स टू मोनोपोली राइट्स टू प्रोड्यूस द ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। It was therefore difficult to new merchants to set up business in town, so they turned to the countryside। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शासक ने खास प्रकार के प्रोडक्ट की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को दे दी थी। जिस तरीके से आज पर्टिकुलर आप एजेंसियां बांट देते हैं, पर्टिकुलर एक एरिया में एक ही व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस पर्टिकुलर सामान का। तो उसी तरीके से उस वक्त के दौरान इस तरह के गिल्ड्स बनाए जाते थे ताकि कोई नया बंदा उनके व्यापार को प्रभावित ना कर सके, और यह एक बड़ा हिस्सा बनता था। इसके अलावा हम फिगर 3 को देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में कताई के लिए यूज की गई स्पिनिंग मशीन के रूप में, इसे हम चरखे के रूप में भी देख सकते हैं। यह एक चरखे के रूप में है, जैसे आपने अपने परिवारों में देखा होगा कि धागा काटने के लिए किस तरीके से एक तरफ चरखे के रुई लगाई जाती है और दूसरी तरफ से हाथों से इसे काटा जाता है। उस समय के दौरान इन चीज़ों का यूज किया जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीज़ों का निर्माण यूज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल बनाने की कोशिश की जाती थी ताकि इसे फिनिश गुड का में बदलते हुए वह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकें या ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। इन द कंट्री साइड पुअर पीसेंट्स एंड आर्टिसंस बिगन द वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। और ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ये पुअर लोग, पीसेंट्स जो किसानों के रूप में थे, यही आर्टिस्टों का काम करते थे और मर्चेंट्स के रूप में वर्किंग करते थे। एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, जैसा कि आपने पिछले साल की लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में देखा भी होगा कि किस तरीके से उस समय के दौरान ओपन फील्ड हुआ करते थे जिस पे जो धीरे धीरे नष्ट हो गए थे। यह आपकी सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन वाले लेसन को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से उस समय के दौरान ये चीज़ें कॉमन होते हुए बाद में इनक्लोज होती चली गई।
टेजर्स और पुअर पेशेंट्स किस तरीके से शुरुआत के तौर पर डिपेंड रहते थे कॉमन लैंड पर और अपने सर्वाइव को करते थे, और सर्वाइवल के लिए वे फायरवुड्स को इकट्ठा करते थे, बेरीज को इकट्ठा करते थे, वेजिटेबल को इकट्ठा करते थे, स्ट्रॉ वगैरह को इकट्ठा करते थे और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम पर ध्यान देने की कोशिश करते थे धीरे धीरे। मैनी हैड टीनी पॉट्स, कुछ लोग छोटे बर्तन बनाया करते थे। कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, उनके लोगों के पास कोई और काम नहीं हुआ करता था। So when merchants come around and offer advance to produce goods for them, और जैसे कि जब मर्चेंट्स नए नए वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने विभिन्न प्रकार से उन्हें एडवांस दिया अपने लिए सामान बनाने के लिए, तो उन्होंने उसे सहज स्वीकार कर लिया, बहुत तेज़ी से वे उसके लिए एग्री हुए, बहुत आसानी से। बाय वर्किंग ऑफ द मर्चेंट्स दे कुड रिमेन इन द कंट्रीसाइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल पॉट्स, और साथ ही साथ इन मर्चेंट्सों ने धीरे धीरे का डेवलपमेंट करना शुरू। तो एडवांस की इस रकम को पाकर वे काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते थे, छोटे छोटे खेतों को संभाल सकते थे और बहुत आसानी से इन चीज़ों के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो यही कारण है कि उस समय के इस सिस्टम को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं या फिर शुरुआती औद्योगिकरण का नाम देते हैं, जिससे सप्लाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है और साथ ही साथ आमदनी भी खेतों के कारण सिमटती आय के लिए एक सहारा बन जाती है उन समय के लोगों के लिए। इट आल्सो अलाउड देम द फुलर यूज ऑफ देयर फैमिलीज लेबर रिसोर्स, और साथ ही साथ यह उन लोगों के परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया इन लोगों को, यह देखने को मिलता है। साथ ही हम देखते हैं कि इस व्यवस्था ने शहरों और गांवों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध बना दिया था, मतलब कि एक क्लोज रिलेशन बना दिया था। डेवलपिंग टाउन्स और कंट्रीसाइड्स में मर्चेंट्स पूरी तरीके से बेस्ड होने लगे थे टाउन्स वर्क के लिए कंट्रीसाइड के लोगों पर, जिसके कारण मर्चेंट्स बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों से, खासकर कपड़ा व्यापारी स्लैबलर से ऊन खरीदते थे और सूत काटने वालों के पास पहुंचा दिया करते थे। स्टेपलर एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है, और इसके अलावा जो धागा मिलता था उसे बुनकरों को या फिर वीवर्स को सेंड कर दिया जाता था। यह काम फुलर्स का होता था। फुलर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फुल करता है, यानी कि जो चुन्नटें होती हैं या फिर धागा होता है उसके सहारे से कपड़े को समेटता है। किस तरीके से कपड़े को कंबाइन करना है, मतलब कि एक ने धागा बनाया, एक ने बुनना शुरू किया और बुनकर उसे रोल करना शुरू किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि द फिनिशिंग वाज डन इन द लंदन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट वेयर फिनिशिंग इन सब चीज़ों की लंदन के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होती थी और उसके बाद इन चीज़ों को फिनिश करते हुए वर्ल्ड ट्रेड के रूप में बेच दिया जाता था। द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम वाज टच पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज, और प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज था, एक बड़ा बदलाव था उस समय के दौरान इंडस्ट्रियल रूप से नेटवर्क सिस्टम का, जो कमर्शियल एक्सचेंज लेकर आ रहा था, जो तेजी से बदलाव लेकर आ रहा था। इट वाज कंट्रोल्ड बाय द मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर produced by a vast number of producers working within the family's farm, not in factories. मुख्य रूप से यह आदि औद्योगिकरण एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आ रहा था जो चीज़ों में एक नेटवर्क बनाती जा रही थी, जिसके कारण सौदागर अच्छी तरीके से नियंत्रण करते हुए कारखानों के बजाय घरों से ही काम करने लगे थे, और उत्पादन का यह चरण प्रत्येक सौदागर को 20 से 25 मजदूर आराम से प्रोवाइड करा देता था। इसका मतलब ये था, दिस मीन द ईच कॉन्टियर वाज कंट्रोलिंग 100 ऑफ वर्कर्स, और इसका मतलब है ये था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास लगभग सैकड़ों मजदूर हुआ करते थे जो इन चीज़ों को काम करते थे, मतलब कि जो स्टेपलर का काम करते थे, जो फ्लोजर का, जो कार्डनर का, जो फिनिशिंग का काम करते थे। इस तरीके से ये इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज का निर्माण उस समय के दौरान किस तरीके से हुआ था। फैक्ट्रीज के इस निर्माण के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से उस समय के दौरान इन फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ था।